वेलकम दोस्तों, मैं सीए सुदेश कुमार गुप्ता आप सबका अपने यूट्यूब चैनल इनकम टैक्स वाला पर वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 10 इनकम सोर्सेज जो कि एक हाउसवाइफ को हो सकते हैं। साथ में मैं बात करूंगा उनके जो टैक्सेबिलिटी के प्रोविज़न हैं कि क्या जो वाइफ के 10 इनकम सोर्सेज हैं उसके थ्रू हम किस तरीके से टैक्स को बचा सकते हैं इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जिसका असेसमेंट ईयर होता है 2026 और 27। इसलिए आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं 10 इनकम सोर्सेज टू ए हाउसवाइफ। आर ITR फाइलिंग मैंडेटरी फॉर द हाउसवाइफ फॉर असेसमेंट ईयर 2026 और 27 कि अगर वाइफ को कोई इनकम होती है तो उसके ऊपर टैक्स कौन देगा, हस्बैंड देगा या वाइफ देगा। ये सारी बातें आज की वीडियो में कवर करेंगे। साथ में हम लोग कवर करने वाले हैं टैक्स प्लानिंग इन वाइफ नेम। लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि अगर वाइफ अपनी ITR को फाइल करती है तो वो हस्बैंड को किस तरीके से सपोर्ट कर सकती है क्रेडिबिलिटी बनाने में, लोन लेने में या फिर किसी भी दूसरे बेनिफिट के अंदर। ITR फाइलिंग की जो ड्यू डेट है फाइनेंशियल ईयर 25-26 या फिर असेसमेंट ईयर 26 और 27 के लिए, उसके लिए लास्ट डेट है कि अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो 31 जुलाई 2026 और बिजनेस इनकम होती है तो 31 अगस्त 2026 और इन दोनों डेट तक आपको कोई भी लेट फीस यहाँ पर नहीं देनी होती। लेकिन अगर किसी भी रीजन से आप 31 जुलाई या 31 अगस्त तक अपनी ITR को फाइल नहीं कर पाते तो आपके लिए नेक्स्ट डेट यहाँ पर आती है 31 दिसंबर 2026। लेकिन यहाँ पर आपको लेट फीस देनी होगी। वो लेट फीस कितनी देनी होगी कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से एक्सीड्स करती है तब आपके लिए लेट फीस है 5,000 रुपये और अप टू 5 लाख रुपये रहती है तब आपके लिए लेट फीस है 1,000 रुपये की। 1,000 रुपये है ये। अब मैं 10 इनकम सोर्सेज की यहाँ पर बात करता हूँ, लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए सो दैट कि आपके जो जानने वाले हैं, पहचानने वाले हैं, वो भी सभी इनकम टैक्स के प्रोविजन से अवेयर हो सके। सबसे पहला यहाँ पर हमारा पॉइंट आता है शगुन मनी। शगुन मनी एक वाइफ को कौन देता है, वाइफ को या स्पाउस को कौन देता है, उसके कोई भी रिलेटिव। अब वो रिलेटिव कौन हो सकते हैं? देखिए, इनकम टैक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 36 रिलेटिव हैं जिसकी एक पूरी लिस्ट है। वो 36 रिलेटिव अगर एक वाइफ को, अपनी बेटी को, बहू को, बहुत सारे रिश्ते एक लेडी के साथ जुड़े हुए होते हैं, उन रिश्तों के साथ अगर कोई भी कैश में या काइंड में कोई भी गिफ्ट देता है, किसी भी ओकेजन पे देता है, ओकेजनली सपोज दोनों एक दूसरे के घर आए या जाए तो उस टाइम पे जो भी शगुन मनी मिली या फिर कोई बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, फेस्टिवल हो, मैरिज हो, किसी भी टाइम पे कोई भी गिफ्ट मिले तो किसी भी अमाउंट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना होता, सब्जेक्ट टू दैट कि आप इस गिफ्ट को अपनी ITR के अंदर डिक्लेयर कर दें। और ITR के अंदर ये पॉइंट कहाँ पर डिक्लेयर होगा ये आपको मैं बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियो में। लेकिन तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि जब मैं उस वीडियो को आपके सामने लेके आऊँगा तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आएगी और आप अपनी ITR को सही तरीके से फाइल कर पाएंगे। दूसरा है प्रॉपर्टी गिफ्ट बाय द हस्बैंड। हस्बैंड के पास एक घर था, सपोज एक प्लॉट था या कोई ज़मीन थी, उसने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया विदाउट कंसिडरेशन। अब हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन ऐसा है जहां पर लव एंड अफेक्शन की वजह से किसी भी अमाउंट को बिना पैसे के हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में लाइफ पार्टनर ही एक ऐसा है जो पूरे विश्वास वाला बंदा होता है जिसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या किया हस्बैंड ने, अपनी वाइफ को वो प्रॉपर्टी यहाँ पर गिफ्ट कर दी। अगर वो प्रॉपर्टी, अब देखिए यहाँ पर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तब तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम ही जनरेट नहीं हो रही। इनकम नहीं हो रही तो कोई टैक्स का सवाल ही नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए कि वाइफ ने उस प्रॉपर्टी को रेंट कर दिया, रेंट से उसको कुछ इनकम हुई, किसको, वाइफ को, क्योंकि प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पर है, हस्बैंड ने वाइफ के नाम ट्रांसफ़र कर दी वो प्रॉपर्टी। वाइफ को इनकम होती है तो इस इनकम के ऊपर कौन टैक्स देगा, इस बात को जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बैक में लेके चलता हूँ सो दैट कि मैं कुछ प्रोविज़न आपको बताऊँ। देखिए, इनकम टैक्स का जो एक सेक्शन है, सेक्शन 27I, ये सेक्शन क्या कहता है कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है तो उस प्रॉपर्टी का जो असली मालिकाना हक है उसके ट्रांसफ़र करने के बाद भी वो हस्बैंड के पास ही रहता है। इनकम टैक्स के कानून के अनुसार, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हस्बैंड ही उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर होगा, बेशक वो प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पर हो, बेशक उस प्रॉपर्टी का जो रेंटल इनकम है वो वाइफ के हैंड में आती हो, लेकिन वो जो रेंट की इनकम होगी वो हस्बैंड की ITR के अंदर ही क्लब होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लबिंग के प्रोविजन। सिंपली इसमें इतनी ही प्लानिंग होगी कि जीवन में इनकेस कि हस्बैंड को कुछ हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी वाइफ के हैंड में सेफ रहती है, उसके बच्चे, उसके जो आने वाली लीनियल डिसेंडेंट है वो बिल्कुल सेफ रहते हैं। सिर्फ इतना ही इसमें एक प्लानिंग हो सकती है। दूसरी बात कि अगर वाइफ ने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया और सेल करने से कुछ कैपिटल गेन हुआ तो इस कैपिटल गेन के ऊपर भी हस्बैंड ही टैक्स देगा, क्योंकि इनकम टैक्स का जो सेक्शन 27I है ये कहता है कि उस प्रॉपर्टी के जो असली मालिक है वो ट्रांसफ़र करने के बाद भी हस्बैंड ही है, इसलिए इस कैपिटल गेन के ऊपर भी जो टैक्स देना है वो हस्बैंड को ही देना है।
लेकिन अगर मान लीजिए, अभी तक तो मैंने बात की आपको विदाउट कंसीडरेशन, लेकिन अब मान लीजिए कि वाइफ ने उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र के समय पे कुछ ना कुछ कंसीडरेशन दे दिया था। कंसीडरेशन मतलब उस प्रॉपर्टी की कुछ वैल्यू हस्बैंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी थी, तब इस क्लबिंग का कोई मतलब ही नहीं उठता। तब अगर उस प्रॉपर्टी से कोई भी रेंटल इनकम होती है तो वाइफ की ITR के अंदर ही वो टैक्सेबल होगी, हस्बैंड की इनकम से उसको कोई मतलब नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ITR फाइलिंग सर्विस, कंपनी रजिस्ट्रेशन, किसी भी टाइप की कोई भी सर्विसेज अवेल करनी हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर है। तीसरा इनकम सोर्स हमारे पास आता है, सपोज हस्बैंड ने 1 करोड़ रुपए अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिए। अभी तक हमने क्या देखा था कि हस्बैंड ने एक प्रॉपर्टी वाइफ को गिफ्ट की थी। अब मैं मान लेता हूं कि सपोज 1 करोड़ रुपए वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए कि भाई जी ले अपनी जिंदगी, और इस 1 करोड़ रुपए से वाइफ बहुत समझदार थी, उसने क्या किया, इस 1 करोड़ रुपए से एक घर खरीद लिया और उस घर को किराए पे चढ़ा दिया और वहां से एक रेंटल इनकम जनरेट कर ली। अब इस इनकम के ऊपर कौन टैक्स देगा? देखिए, प्रॉपर्टी तो हस्बैंड ने गिफ्ट नहीं की, यहाँ पर क्या हुआ, जो हस्बैंड है उसने 1 करोड़ रुपए वाइफ को दे दिए। तो क्या होगा कि ये जो 1 करोड़ रुपए हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट किए, इस 1 करोड़ रुपए से जो प्रॉपर्टी अब यहाँ पर परचेज हुई, उस प्रॉपर्टी से जो रेंटल इनकम है, इस रेंटल इनकम के ऊपर भी हस्बैंड ही टैक्स देगा। क्यों? क्योंकि इस प्रॉपर्टी का जो मालिकाना हक है, बेशक वो वाइफ के पास है, लेकिन पैसा यूज हुआ हस्बैंड का। कानून की नज़रों में इसका मालिक कौन होगा? हस्बैंड को ही उसके ऊपर टैक्स देना है। अब वाइफ ने क्या किया कि कुछ समय के बाद वो प्रॉपर्टी सेल कर दी, और सेल करने से अगेन उसके ऊपर कुछ कैपिटल गेन जनरेट हो गया, तो इस कैपिटल गेन के ऊपर भी कौन टैक्स देगा? हस्बैंड। लेकिन अब यहाँ पर एक टैक्स का बहुत अच्छा पॉइंट आता है कि अगर इस रेंटल इनकम को वाइफ ने फिर से कहीं इन्वेस्ट कर दिया, सपोज पूरे साल के अंदर 6 लाख रुपए इस रेंटल इनकम से वाइफ के पास जमा हो गए, इस 6 लाख रुपए की उसने एक FD करा दी और उस FD से उसको कुछ इंटरेस्ट की इनकम हुई, तो इनकम ऑन इनकम इज नॉट क्लब्ड। तो उस जो 6 लाख की FD कराई है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की इनकम आएगी वो वाइफ के हैंड में ही टैक्सेबल होगी, हस्बैंड से उसको कोई मतलब नहीं है। चौथा हमारा इनकम सोर्स आता है, प्रॉपर्टी शेयर रिसीव्ड फ्रॉम द पेरेंट्स। सपोज वाइफ के अपने पेरेंट है, वहां से उसको कुछ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिली, तो क्या ये प्रॉपर्टी टैक्सेबल होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जितने भी ऐसी इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी है, अमाउंट है, गिफ्ट है, कुछ भी है, वो किसी के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। वाइफ ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को जो इनहेरिटेंस में मिली थी अपने पेरेंट से, उस प्रॉपर्टी को रेंट के ऊपर लगा दिया, और वहाँ से जितनी भी रेंट की इनकम आएगी, ये रेंट की इनकम अब वाइफ की ITR के अंदर ही क्लब होगी। इस रेंटल इनकम का हस्बैंड की ITR से कोई भी मतलब नहीं है। अगर वाइफ उस प्रॉपर्टी को कभी सेल करती है तो जो कैपिटल गेन होगा वो भी वाइफ की ITR में ही टैक्सेबल होगा, हस्बैंड से उसका कोई मतलब नहीं है, ना ही इन पेरेंट से कोई मतलब है। क्यों? क्योंकि पेरेंट ने अपनी बेटी को वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी और इसके बाद पेरेंट भी फ्री होकर वो प्रॉपर्टी का जो असली मालिकाना हक है वो बेटी के पास आ गया। पांचवा सोर्स ऑफ फंड, प्रॉपर्टी गिफ्ट बाय फादर और मदर इन लॉज, यानी इन लॉज ने एक प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी अपनी डॉटर इन लॉ को, बहू को। तो इस केस के अंदर क्या होगा? देखिए, आर गिफ्टेड प्रॉपर्टी वैल्यू टैक्सेबल? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडियन इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी गिफ्ट है वो बिल्कुल टैक्स फ्री है, कोई भी टैक्स इसके ऊपर नहीं लगता है। वाइफ ने क्या किया, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दिया और वहाँ से कुछ रेंट की इनकम आ गई। देखिए, इनकम टैक्स का सेक्शन 64(1) यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, फिर से लिख देता हूँ। इनकम टैक्स का सेक्शन 64(1) क्या कहता है कि अगर एक फादर इन लॉ या मदर इन लॉ अपनी डॉटर इन लॉ को कोई भी चीज़ गिफ्ट करते हैं, प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं या पैसा देते हैं, तब भी उस प्रॉपर्टी से या पैसे से जो भी इनकम जनरेट होगी उसके ऊपर टैक्स किसको देना है? फादर इन लॉ को या मदर इन लॉ को। डॉटर इन लॉ के हैंड में वो टैक्सेबल नहीं होगी, इसलिए यहाँ पर भी कोई टैक्स प्लानिंग आपकी नहीं हो सकती। सिंपली ये कि भाई आपने एक लव एंड अफेक्शन की वजह से अपनी डॉटर इन लॉ को कुछ अमाउंट या कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, आप मन से खुश हैं, मन से सेटिस्फाइड है, सिर्फ इतनी ही टैक्स प्लानिंग यहाँ पर हो सकती है। अगर उस प्रॉपर्टी को डॉटर इन लॉ सेल कर देती है और वहाँ से कोई कैपिटल गेन होता है, तब भी उसके ऊपर जो टैक्स है वो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ को ही देना है, उनकी ITR के अंदर ही वो क्लब होगा, अनलेस एंटिल कि वो इस दुनिया में ही ना हो। अगर दुनिया में नहीं है तो फिर वाइफ की ITR में ही, वाइफ के हैंड में ही वो पूरे तरीके से टैक्सेबल होगा। अगर वाइफ ने उस प्रॉपर्टी के लिए कुछ अमाउंट अपने फादर इन लॉ या मदर इन लॉ को ट्रांसफ़र किया है, तब क्लबिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। इस केस के अंदर अगर कंसीडरेशन दिया है, इस केस के अंदर जो इनकम होगी वो वाइफ के हैंड में ही टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट हमारा इनकम सोर्स आता है गिफ्ट और शगुन बाय द फ्रेंड और रिलेटिव्स। देखिए, यहाँ रिलेटिव को मैं हटा देता हूँ क्योंकि रिलेटिव को हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। अब मैं यूँ कहता हूँ कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे जो नेबर्स हैं, वहाँ से हमें कोई गिफ्ट मिला। गिफ्ट हमें कब मिल सकता है? एट द टाइम ऑफ मैरिज। एट द टाइम ऑफ मैरिज एक कपल को कोई भी अमाउंट गिफ्ट मिलती है, कोई भी चीज़ गिफ्ट मिलती है, कुछ भी मिलता है, वो क्या है? टोटली टैक्स फ्री है।
इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं देना होता, सब्जेक्ट टू दैट कि आप इस अमाउंट को अपने बैंक में भी जमा करा सकते हो, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, आप उसको खर्च भी कर सकते हो तो भी कोई समस्या नहीं, कोई टैक्स की लायबिलिटी है ही नहीं। लेकिन अदर देन मैरिज जो अपने नेबर हैं या अपने फ्रेंड्स हैं वो आपको कोई गिफ्ट देते हैं, जैसे कोई बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, किसी भी फेस्टिवल के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे टैक्सेबिलिटी के प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं। अगर ये गिफ्ट एक साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा बनता है तब आपके लिए टोटल अमाउंट टैक्सेबल होगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। लेकिन अगर ये अमाउंट अप टू 50,000 रुपये रहता है तब ये टैक्स फ्री होती है। और ये 50,000 रुपये ऐसा नहीं कि एक नेबर ने आपको दे दिए, सपोज आपके 50 नेबर हैं, सभी ने मिलकर आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट दे दिया और टोटल अमाउंट मिलकर आपका 50,000 रुपये से ज़्यादा हो गया, तो ये टोटल अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगा और इसमें कोई भी टैक्स प्लानिंग नहीं हो सकती। ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि आप उस अमाउंट को 50,000 रुपये से नीचे रखिए। ये अलग बात है कि कोई आपको गिफ्ट देता है, कोई शगुन देता है, कोई ITR में उसको डिक्लेयर करने की बात ही नहीं करता। लेकिन जो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप डिक्लेयर करें या फिर आपके बैंक के अंदर वो पैसा आया हो। नेक्स्ट हमारा इनकम सोर्स आता है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस गिवन बाय द हस्बैंड। हस्बैंड कहीं जॉब करते हैं, उन्होंने हर महीने खर्चे के लिए अपनी वाइफ के अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ऐसे अमाउंट जितना भी होता है वो आपकी कोई इनकम नहीं है। एक फैमिली है, फैमिली ने अपने घर को चलाने के लिए वो अमाउंट अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र की थी, ये अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, पूरे तरीके से टैक्स फ्री है। देखिए अब दूसरी बात क्या आती है कि हस्बैंड ने सपोज 50,000 रुपये अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए कि भाई घर का खर्चा है सारा तुम चला लो। वाइफ बहुत समझदार थी, उसने क्या किया, घर 30,000 रुपये महीने में ही चला दिया और जो 20,000 रुपये था वो बचा लिया। अब ये जो बचा हुआ पैसा है ये क्या कहलाता है, पेन मनी। वाइफ ने इस तरीके से क्या किया, एक साल के अंदर 20,000 रुपये बचा के साल में लगभग 2.5 लाख रुपये जमा कर लिया। 2.5 लाख रुपये को बैंक के अंदर जमा कर दिया और वहाँ से एक FD करा दी और FD से उसको एक इंटरेस्ट की इनकम हो गई। इस इंटरेस्ट की इनकम पर कौन टैक्स देगा, हस्बैंड या वाइफ? ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ। दोस्तों पिन मनी अगर एक वाइफ कहीं इन्वेस्ट कर देती है उसके ऊपर जो भी उसे इनकम होगी, इसके ऊपर क्लबिंग के कोई भी प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। ये पैसा वाइफ का है और उससे कोई भी इस पैसे को छीन नहीं सकता। और ऐसी पिन मनी को इन्वेस्ट करने से जो भी अर्निंग होगी वो वाइफ के हैंड में ही टैक्सेबल होगी, हस्बैंड को उससे कोई भी मतलब नहीं है। आपका कोई भी डाउट होता हो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लेना। अब 10वां इनकम सोर्स है कि वाइफ कहीं रास्ते में जा रही थी, उसे नोट से भरा हुआ एक बैग सड़क के ऊपर मिल गया, तो क्या ये इनकम है? क्या इस इनकम, अगर मान लीजिए कि मैं इसको इनकम भी मान लेता हूँ, क्या ये टैक्सेबल है? क्या मुझे सरकार को बताना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए अगर एक सड़क पे आप चल रहे हो और आपको वहाँ से एक बैग मिल गया तो सरकार या कानून की नज़रों में वो आपके लिए इनकम है, अनलेस अनटिल कि उस अमाउंट को कोई क्लेम करने आपके पास ना आया हो और आपने कहीं भी उसको इन्फॉर्म ना किया हो। और इस अमाउंट के ऊपर आपको यकीनन टैक्स देना है, अपनी ITR के अंदर भी डिक्लेयर करना है। अब लास्ट में मैं बात करता हूँ कि एक वाइफ अपनी जो हस्बैंड है उसको किस तरीके से सपोर्ट कर सकती है, क्या बेनिफिट दे सकती है उस ITR को फाइल करने से। देखिए सबसे पहली अमाउंट तो एक वाइट की अमाउंट जनरेट हो जाती है। अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके अपनी ITR को फाइल करते हैं फाइनेंशियल ईयर 25-26 या असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए, तो यहाँ पर 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है। तो अगर दोनों लोग 12-12 लाख रुपए की ITR को फाइल करेंगे तो दोनों की जो लोन टेकिंग कैपेसिटी है, लोन टेकिंग पावर है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। सपोज फ्यूचर में कोई दोनों लोग मिलके एक घर को परचेज करने का प्लान करते हैं तो लोन की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी नो डाउट की इंक्रीज़ होती है और अपने स्पाउस को भी वो हेल्प कर सकती है इस तरीके से। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने डाउट कमेंट में पूछिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्ते।